Following writs examines the functioning of subordinate courts. Which of the following writs examines the functioning of subordinate courts? अब जो मैंडमस होता है ये परमादेश होता है, ये अथॉरिटीज़ के लिए होता है। कटियोरी मतलब ये बोलती है कि जो आपका केस है वो हम देखेंगे, ठीक। छोटे अदालतों को बोलती है, ठीक। और प्रोहिबिशन क्या करता है, वो ये बताता है कि आप अपने मतलब आगे जा रहे हैं अपने हद से। द रिट ऑफ कटियोरी इज इशूड बाय ए सुपीरियर कोर्ट टू एग्जामिन द रिव्यू ऑफ फंक्शनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट. It is corrective and issued when subordinate court has acted beyond its jurisdiction and violated principles of natural justice. अपने मतलब नेचुरल जस्टिस के से आगे जा रहे हैं और वायलेट कर रहे हैं प्रिंसिपल को. इट इज़ ऑल्सो इश्यूड टू क्वेश द डिसीजन ऑफ ए लोअर कोर्ट व्हेन देयर इज ए jurisdictional error. क्यों वारंट हो लीगैलिटी ऑफ ए पब्लिक ऑफिस कि मतलब आप किस हक से यहाँ हैं. मैंडमस टू परफॉर्म ए पब्लिक ड्यूटी, कमांड ए पब्लिक अथॉरिटी, परमादेश कि आप अपना काम कीजिए, ठीक. क्यों वारंटो ये है कि आप किस अथॉरिटी से हैं. हैबियस कॉर्पस सिक्योर द रिलीज ऑफ ए पर्सन अनलॉफुली डिटेन्ड. जैसे एनिस मिनिक लिमिटेड वर्सेस फॉरेन कंपल्सेशन कमीशन 1969 में द हाउस ऑफ लॉर्ड्स हेल्ड दैट any decision made beyond jurisdiction is nullity and can be quashed by courtier. अगर मतलब कोई भी डिसीजन लिया गया है जो न्यायिक नहीं है उसे नल माना जा सकता है, ठीक. तो कटियोरी क्या है कि कोई भी हायर कोर्ट अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को कह सकता है कि आप जो ये निर्णय दिए हैं या जो किए हैं उनको आप मेरे पास लाइए, हम देखेंगे. क्यू वारंटो ये है कि पूछा जाता है कि आप किस अथॉरिटी से यहाँ हैं, ठीक. मैंडमस ये है कि किसी पब्लिक अथॉरिटी को ऑर्डर दिया जाता है कि आप अपना काम कीजिए, उसे मैंडमस कहते हैं. रिट इश्यूड ड्यूरिंग पेंडिंग हु अमंग द फॉलोइंग इज इश्यूड व्हेन द प्रोसीजर इज पेंडिंग इन कोर्ट. तो प्रोहिबिशन क्या कहता है. The writ of prohibition is issued by a superior court to subordinate court or tribunal when it is found that the latter is exceeding its jurisdiction. मतलब ये अपने मतलब न्यायिक क्षेत्र से बाहर जा रहा है और एक्टिंग कॉन्ट्रेरी टू द या मतलब नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट काम कर रहे हैं. वाइल प्रोसीडिंग्स आर स्टिल ऑनगोइंग, जो प्रोसीडिंग्स जो हैं अभी भी चल रही हैं, ठीक. इट प्रिवेंट्स द कोर्ट फ्रॉम कंटिन्यूइंग द प्रोसीडिंग. ये क्या करता है, कोर्ट को प्रिवेंट करता है उनकी इट प्रिवेंट द कोर्ट फ्रॉम कंटिन्यूइंग द मतलब ये कोर्ट को रोकता है कि प्रोसीडिंग रोक देता है लगभग. देखिए, द रिट प्रोहिबिशन इज इश्यूड बाय सुपीरियर कोर्ट टू सबऑर्डिनेट कोर्ट और ट्राइब्यूनल व्हेन इट इज फाउंड, मतलब जब वो अपने कार्यक्षेत्र से बाहर बढ़ के काम करता है. मैंडमस टू कंपेल परफॉर्मेंस ऑफ ए ड्यूटी कि मतलब आप अपना पब्लिक अथॉरिटी को देता है कि आप अपना काम कीजिए. कटियोरी इश्यूड आफ्टर द जजमेंट फॉर क्वेश्चनिंग. कटियोरी क्या है कि जजमेंट के बाद वो दिया जाता है उसको क्वेश करने के लिए. क्यू वारंटो चैलेंजेस द राइट टू होल्ड द पब्लिक ऑफिस. क्यू वारंटो ये कि आप किस मतलब उससे अथॉरिटी से यहाँ हैं. द डिफरेंस बिटवीन कटियोरी एंड प्रोहिबिशन लाइज इन द टाइमिंग. अच्छा, कटियोरी लगभग सेम ही है लेकिन टाइमिंग पे डिपेंड करता है. कटियोरी इशूड आफ्टर द डिसीजन के बाद वो किया जाता है, जबकि प्रोहिबिशन इशूड बिफोर द फाइनल डिसीजन टू प्रिवेंट कंटिन्यूएशन. मतलब प्रोहिबिशन कब वो किया जाता है, फाइनल डिसीजन से पहले ही, बिफोर टू प्रिवेंट कंटिन्यूएशन, पहले ही वो किया जाता है. Willful disobedience of court orders and derogatory language about judicial behavior amount to contempt of court. Willful court, हाँ बिल्कुल सही है. Judicial activism can't be practiced without arming the judiciary with punitive power to punish contemptuous behavior.
ये भी सही है। एक बार इसको फिर से देख लिया जाए। याद, क्योंकि याद करना इसे बहुत ज़रूरी है। क्यू वारंटो मतलब ये दिया जाता है कि जैसे मैंडमस है, किसी पब्लिक अथॉरिटी को अपना काम करने के लिए वो किया जाता है, दिया जाता है कि आप अपना काम कीजिए। क्यू वारंटो ये दिया जाता है कि अ, आप किस अथॉरिटी से ये काम मतलब लीगलिटी चेक की जाती है पब्लिक ऑफिस की। ठीक। कैटेगरी फैसले के बाद सबॉर्डिनेट कोर्ट को दिया जाता है कि इससे ऑर्डर को क्वेश किया जा सकता है। और प्रोहिबिशन फैसले के बीच बीच में ही अपने सबॉर्डिनेट कोर्ट को दिया जाता है कि आप बताइए कि आप अपने मतलब उससे आगे जा रहे हैं, अपने मतलब क्षेत्र से, न्यायिक क्षेत्र से आगे जा रहे हैं, इस वजह से दिया जाता है। और हैबियस कॉर्पस कि मतलब जो वो हैं उनकी बॉडी लाइए जिनको आप गिरफ्तार किए। Contempt of court 1971 disobedience or derogatory remark about judicial behavior amounts to contempt of court. Judicial activism, it does not directly require contempt powers. Rather, it involves the proactive role of the judiciary in upholding fundamental rights. Hence, both statements are correct, but the reason does not logically explain the assertions. Okay. Writ issued by courts. Mandamus will not lie against the private organization. Mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with a public duty. बिल्कुल सही है। Mandamus will not lie against a company even if it is गवर्नमेंट कंपनी। हाँ, क्योंकि ये तो ऑफिशियल के लिए है ना, कंपनी के लिए नहीं है। ठीक। एनी पब्लिक माइंडेड पीपुल कैन फाइल इट फॉर द रिट ऑफ क्यू वारंटो। क्यू वारंटो हाँ पूछ सकता है भाई कि किस अथॉरिटी से है। और मैंडमस जो है ये क्या किया जाता है, पब्लिक अथॉरिटी को ये दिया जाता है कि आप अपना काम कीजिए। क्यू वारंटो इसलिए दिया जाता है कि आप ये बताइए कि आप किस अथॉरिटी से ये काम कर रहे हैं। ठीक। तो मैंडमस कैन बी इशूड ओनली व्हेन ए पब्लिक ड्यूटी इज इन्वॉल्व, नॉट अगेंस्ट प्योरली प्राइवेट बॉडी। Mandamus can lie against a government company if it is a performing a public function. ये नॉट नहीं होगा, ये कंपनी को भी दिया जा सकता है, गवर्नमेंट कंपनी को भी, जब वो कोई पब्लिक फंक्शन कर रही हो। क्यू वारंटो कैन बी फाइल्ड बाय एनी पर्सन चैलेंजिंग द लीगल राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू होल्ड ए पब्लिक ऑफिस। The power of High Court to issue writ covers. The power of High Court to issue writ covers. ये लगभग सब है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी। अब हाई कोर्ट में सारे तरीके के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को था। हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, स्टेचुटरी राइट्स, फंडामेंटल राइट्स आप दे वो। अंडर आर्टिकल 226 of the Indian Constitution, High Courts have the power to issue writs for the enforcement of fundamental rights as well as for any other purpose. Under Article 226 of the Indian Constitution, High Courts have the power to issue writs for the enforcement of fundamental rights.
as well as for any other purpose. This means they can issue writs not only for constitutional rights but also for statutory rights and legal rights. They can issue writs not only for constitutional rights, including fundamental rights, but also for statutory rights and legal rights. In contrast, Supreme Court can issue writs only for the enforcement of fundamental rights under Article 32. आर्टिकल 226 से जो है हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो रिट को इन्फोर्स कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को भी और अदर भी, मतलब और एनी अदर पर्पजेस के लिए भी. दिस मीन्स दे कैन इशू रिट्स नॉट ओनली फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स including fundamental but also for statutory rights and legal rights. In contrast, Supreme Court can issue writs only for enforcement of fundamental rights. सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स और हाई कोर्ट स्टेचुअरी लॉज को भी लेकर और लीगल लॉज को भी लेकर रिट फाइल करवा सकता है. हैबियस कॉर्पस प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन. मतलब आप बॉडी लाइए. हैबियस कॉर्पस का मतलब ये है मैंडमस कि आप अपना काम कीजिए, पब्लिक अथॉरिटी से कहता है. प्रोहिबिशन स्टॉप्स ए लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग ज्यूरिसडिक्शन, कि आप अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते. कैटेगरी क्वेश्चंस एन ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड बाय ए लोअर कोर्ट. क्यों वारंट हो किसी मतलब पब्लिक अथॉरिटी को वो करना कि आप किस अथॉरिटी से यहाँ हैं. Wider scope of Article 226 makes High Courts more versatile in protecting citizens' rights, both fundamental and statutory. Example: High Courts have used mandamus to compel government authorities to discharge public duties, even when not linked to fundamental rights. High Courts are in a better position to protect rights of Indian citizens than Supreme Court. हाँ बिल्कुल सही है. सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स टू प्रोटेक्ट ओनली फंडामेंटल राइट्स. ये भी सही है. द सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, जबकि आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट्स कैन इशू रिट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड अदर लीगल राइट्स. Therefore, high courts are in a better position to protect citizen rights since they can address both constitutional and legal violations. ठीक है. In DC Wadhwa versus State of Bihar 1987 case, Supreme Court reiterated that Article 32 is the heart and soul of the Constitution for protecting fundamental rights. However, Article 226 remains broader in scope, allowing high courts to address legal issues beyond just fundamental rights. तो अब देखते हैं रिमूवल ऑफ ए हाई कोर्ट जज. The mode of removal of a judge of a high court in India is same as that of Supreme Court. The mode of removal of a judge of a high court in India is same that of Supreme Court. The mode of removal. हाँ बिल्कुल सही है. आफ्टर रिटायरमेंट ए हाई कोर्ट जज कांट प्लीड टू और एक्ट इन एनी कोर्ट और अथॉरिटी. गलत है. ये अपने कोर्ट को छोड़ के दूसरे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं. द रिमूवल प्रोसीजर ऑफ ए हाई कोर्ट जज इज द सेम एज दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज एज पर आर्टिकल 271B and Article 124(4). Removal by President on the basis of motion passed by both houses of Parliament with a special majority and grounds of proved misbehavior or incapacity. As per Article 220, a retired High Court judge can't practice in the same court from which he retired but can practice the Supreme Court or any other High Court. ठीक. There have been recent discussion on increasing judicial accountability and making the removal process less cumbersome. अब आते हैं हाई कोर्ट जजेस के हाई कोर्ट जजेस के किनको ये लोग अपना रेजिग्नेशन भेजते हैं. प्रेसिडेंट को.
As per Article 217(1)(a), a High Court judge submits his resignation to President of India. This ensures centralized control over judicial appointment and resignations, maintaining independence of the judiciary. Unlike other officials, a High Court judge does not resign to Governor or Chief Justice of India, as judicial appointment and resignation fall within the President's domain. Impeachment of a judge. Against which judge did Rajya Sabha pass the motion of impeachment in 2011, but the resigned before it could be passed by Lok Sabha? Against which judge did motion of impeachment in 2011, but he resigned before? हाँ जस्टिस सौमित्र सेन वेस्ट बंगाल के थे. जस्टिस सौमित्र सेन, a former judge of Kolkata High Court, was charged with misappropriation of funds. The Rajya Sabha passed the motion of impeachment on 18th August 2011, but before the Lok Sabha could vote, he resigned on 1st September 2011. This was the first time the Rajya Sabha passed an impeachment motion against a judge. Justice V. Ramaswamy was the first judge against whom impeachment proceedings were initiated. V. Ramaswamy के खिलाफ इनिशिएट कर दिया गया था, लेकिन लोकसभा में ये डिफीट हो गया. Justice P.D. Dinakaran resigned before impeachment after allegation of corruption and land grabbing. What is the nature of dispute of Babri Mosque राम जन्मभूमि केस बिफोर इलाहाबाद हाई कोर्ट? अब देखिए ये क्या था, टाइटल सूट था. बाबरी मस्जिद वर्सेस राम जन्मभूमि डिस्प्यूट वाज presented before the Allahabad High Court as title suit, where multiple parties claimed ownership of disputed land in Ayodhya. मतलब ये बोला गया कि ये जो लैंड है वो हमारा है, वो टाइटल सूट था, मतलब ये अधिकार वाली बात थी. The primary issue was the legal title over the land on which Babri Masjid stood, claimed by both Hindus and Muslims. In 2010, the Allahabad High Court ruled that the land should be divided into three parts. Among the Sunni Waqf Board, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान. 2010 में वो बोला कि हाई कोर्ट ने बोला कि 3 लोगों के बीच में ये बांटा जाएगा. इसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान को दिया जाएगा. रिट पिटीशन नॉट अप्लीकेबल ऑन द मैटर वाज रिलेटेड टू लैंड ओनरशिप. ये वो लॉज के लिए है, जैसे स्टेचुअरी लॉज, लीगल लॉज और फंडामेंटल राइट्स के लिए है. क्लेम फॉर कंपनसेशन नहीं, वो मॉनेटरी उसके लिए होता है. जुडिशियल रिव्यू, द केस वाज नॉट अबाउट रिव्यूइंग एन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्शन. The Supreme Court's final judgment in 2019 awarded the entire disputed land to Ramlala Virajman with an alternative plot for a mosque in Ayodhya. मतलब एक दूसरा जमीन भी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूसरा जमीन जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाए. सुन्नी वक्फ बोर्ड ही ना, हाँ सुन्नी वक्फ बोर्ड को. Which High Court stated that the divorce by saying talaq 3 times illegal? Allahabad High Court. In case of Rahmatullah versus State of UP 1994, the Allahabad High Court declared that pronouncing talaq thrice in one sitting was illegal, as it violated Article 14 and 15, equality before law and prohibition of discrimination. Later, Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act 2019 declared the instant triple talaq-e-biddat illegal and punishable with imprisonment. This landmark legislation was upheld in the Saira Bano case 2017, where the Supreme Court termed instant triple talaq unconstitutional. The 2019 Act aims to ensure gender equality and protect Muslim women's rights. Chief Justice of who became the Chief Justice of Chhattisgarh in 2008? राजीव गुप्ता. 2008 की बात है.
करेंट चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीस हाई कोर्ट इज रमेश सिन्हा, अभी रमेश सिन्हा है। हु एलोकेटेड 1/3 ऑफ द जजेस इन ईच हाई कोर्ट शुड बी फ्रॉम अनदर स्टेट। तो HR खन्ना जी ने वो किया था कि 1/3 जो होने चाहिए जजेस वो कहाँ के होने चाहिए, दूसरे स्टेट्स के होने चाहिए। जस्टिस HR खन्ना इन द 18th report of law commission recommended that 1/3 of the judges in each high court should be from another state to reduce regional biases and ensure impartiality. This idea was proposed to maintain judicial independence and reduce local influence. HR खन्ना ने कहा था, जस्टिस HR खन्ना ने। The term district judge is mentioned in which of the following article? तो 233 में ये बोला गया डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में, 233 के बारे में बोला गया है। तो डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में किसमें, आर्टिकल 233 में बताया गया है। डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। दिस प्रोविजन इंश्योर्स द जुडिशियल कंट्रोल ओवर अपॉइंटमेंट प्रोसेस मेंटेनिंग चेक्स एंड बैलेंसेस। ठीक, प्रोविजन इंश्योर्स द जुडिशियल कंट्रोल ओवर द अपॉइंटमेंट प्रोसेजेस। ठीक, Article 233 of the Indian Constitution deal with the appointment of district judges by the governor of the state in consultation with High Court। मतलब ये देखिए, गवर्नर इनको अपॉइंट करते हैं इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स से कंसल्ट करके। आर्टिकल 233 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट। ये गवर्नर ऑफ स्टेट जज गवर्नर वो करेंगे इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से कंसल्ट करके। द प्रोविजन इंश्योर द जुडिशियल कंट्रोल ओवर अपॉइंटमेंट प्रोसेस मेंटेनिंग चेक्स एंड बैलेंसेस। द टर्म अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज शैल नॉट इंक्लूड ट्राइब्यूनल जज, ट्राइब्यूनल जज इंक्लूड नहीं होंगे इसमें। चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन जजेस, चीफ जजेस ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट ये है, लेकिन ट्राइब्यूनल जजेस नहीं होंगे। As per 236A, the term district judge include city civil court judge, additional district judge, sessions judge, chief judge of a small cause court, chief presidency magistrate. It includes tribunal judge as they belong to administrative tribunal rather than subordinate judiciary. वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से बिलोंग करते हैं, सबऑर्डिनेट जुडिशियरी से नहीं बिलोंग करते हैं। दिस डिस्टिंक्शन इंश्योर द क्लैरिटी इन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हायरार्किकल स्ट्रक्चर। जो ट्राइब्यूनल जजेस होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से बिलोंग करते हैं, वो जुडिशियरी से नहीं बिलोंग करते हैं। ठीक, तो ये कितने जजेस, कितने टाइप, 1 2 3 4 5 टाइप के जो जजेस हैं। सिटी सिविल कोर्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज, चीफ जज ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट एंड चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। ये लोग क्या हैं, ये आर्टिकल 236 के खिलाफ मतलब सॉरी के अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रिक्ट जज में इंक्लूड होंगे, जबकि ट्राइब्यूनल जज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल होता है, वो सबऑर्डिनेट जुडिशियरी नहीं होता है। डिबेट्स ओवर इंटर स्टेट ट्रांसफर ऑफ जजेस, अच्छा ये तो मान लीजिए वो हो गया। द डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। हाँ, डिस्ट्रिक्ट जज तो होगा ही होगा। डिस्ट्रिक्ट जज हैज़ बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ही हैज़ आल्सो सुपरवाइजरी पावर ओवर ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन द डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल सही है। द डिस्ट्रिक्ट जो जज जो होते हैं वो हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट जज हैज़ बोथ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, ही आल्सो हैज़ सुपरवाइजरी पावर्स ओवर ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट। ठीक, आर्टिकल 233 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स गवर्नर इन कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट टू अपॉइंट डिस्ट्रिक्ट जजेस। ठीक, डिस्ट्रिक्ट जजेस इज इंडीड द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट एंड एक्सरसाइजेस सुपरवाइजरी कंट्रोल ओवर ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स विद इन द डिस्ट्रिक्ट। Judicial powers, he adjudicates civil and criminal cases including appellate jurisdiction over subordinates को, मतलब अपील भी सुन सकता है छोटी अदालतों से अगर आ रहा है तो। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, रिस्पॉन्सिबल फॉर कोर्ट मैनेजमेंट एंड सुपरविजन ऑफ स्टाफ इंश्योरिंग प्रॉपर फंक्शनिंग एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक, डिस्ट्रिक्ट जज आल्सो ओवरसी द एलोकेशन ऑफ केसेस मेंटेनिंग जुडिशियल डिसिप्लिन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी आल्सो ओवरसीज। अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो एलोकेशन ऑफ केसेस को भी देखता है
ताकि जुडिशियल डिसिप्लिन और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बनी रहे। एज द हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी द जज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग सबॉर्डिनेट जजेस को भी ट्रेनिंग करवाता है और मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड डेकोरम और डिसिप्लिन भी बना रहे। ओके। Government law officers and legal firms are recognized. Government law officers advocate but corporate lawyers and patent attorneys are excluded। ऐसा नहीं है, मतलब कॉर्पोरेट लॉयर्स भी लॉयर्स होते हैं भाई। बार काउंसिल्स हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स रिलेटिंग टू लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ कॉलेजेस। बिल्कुल सही है। एज पर एडवोकेट एक्ट 1961 कॉर्पोरेट लॉयर, पेटेंट अटॉर्नीज और गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड legal firms are all recognized as advocate if they are enrolled with Bar Council. Bar Council of India under the Advocate Act regulate legal education and grants recognition to law colleges. BCI has the power to frame rules related to legal education standards, ensure uniformity in legal practice. Recently, Bar Council of India opposed the entry of foreign law firms into India, citing concern about domestic legal practice. The Legal Education Rules 2008 mandate accreditation of law colleges by BCI. In India, prisons are managed by state government with their own rules and regulation for day-to-day administration। बिल्कुल सही है। In India, prisons are governed by Prisons Act in 1894, which expressly kept the subject of prison under provincial governments। सही है। Prison administration is a state subject। In entry for a state lead, states have autonomy to manage their own prison systems। Prison Act 1894 was enacted during British era to regulate prison administration and vested power in provincial government, now state governments। Prison Act laid the foundation of state level prison management and administration। The recent Model Prison Act 2023 proposed the Ministry of Home Affairs aims to modernize prison management, focusing on inmate welfare, reformation and digital records। Many states have adopted Model Prison Manual 2016, but the Model Prisons Act 2023 seeks to provide a more uniform and modern approach to prison administration। ठीक है। जुडिशियल पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज रोल एज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक। जुडिशियल एंड हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजिंग जुडिशियल फंक्शन। जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूअलिटी ऑफ द रोल इंश्योर्स एफिशिएंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। रिकॉग्निशन ऑफ एडवोकेट 1961 is a fundamental for understanding legal profession of India। Bar Council of India not only regulates legal practices but also oversees legal education and accreditation of law colleges। Prison administration as a state subject, prison management varies across state, but the Model Prison Act 2023 aims to standardize practices। The Prison Act 1894, being colonial, needs modern updates reflecting the changing perspective on inmate rehabilitation। ठीक है। Judicial custody of India, with reference to India, consider the following statement। Judicial custody means an accused is in custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in police station jail। Judicial custody means an accused is in the custody of concerned magistrate। बिल्कुल सही है। and such accused is locked up in police station jail। नहीं 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 नहीं। During judicial custody, the police officer in charge of the case is not allowed to interrogate the suspect without approval of court। बिल्कुल सही है। Judicial custody means accused in the custody of magistrate and is kept in a jail or prison, not in police lockup। मतलब जुडिशियली कस्टडी ये बताता है कि अक्यूज जो है वो मजिस्ट्रेट की कस्टडी में है और वो जेल में रखा गया है, पुलिस लॉकअप में नहीं। पुलिस कस्टडी ऑन द अदर हैंड means accused is held in the police station, is under the control of investigating officer। During judicial custody, interrogation is only possible with court permission।
जुडिशियल कस्टडी में इंटरोगेशन सिर्फ कोर्ट परमिशन से ही वो किया जा सकता है. द पुलिस कांट डायरेक्टली इंटरोगेट द अक्यूज्ड एट दे आर अंडर जुडिशियल सुपरविजन. Section 167 of CRPC mandates that after the police custody period expires, the accused must be remanded to judicial custody. Remanded to judicial custody. अगर पुलिस कस्टडी पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो उसे जुडिशियल कस्टडी में रिमांड किया जाएगा. ठीक है. अब लोक अदालत विथ रेफरेंस टू द लोक अदालत विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. लोक अदालत है jurisdiction to settle matters of pre-litigation stage and not those matter pending before any court. नहीं, मतलब पेंडिंग भी है तब भी कर सकता है. लोक अदालत कैन डील विथ मैटर विच आर सिविल नॉट क्रिमिनल. दोनों का वो कर सकता है. एवरी लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ आइदर सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स ओनली, नॉट एनी अदर. बिल्कुल गलत है. ठीक. लोक अदालत कैन सेटल डिस्प्यूट्स बोथ एट प्री लिटिगेशन स्टेज एंड पेंडिंग केसेस एट द कोर्ट्स. They aim to reduce court congestion by providing a platform of amicable settlement. Lok Adalat can settle both civil and some compoundable criminal cases. The Legal Services Authority Act 1987 empowers लोक अदालत टू हैंडल माइनर क्रिमिनल केसेस दैट आर कंपाउंडेबल. जो मतलब फैसला लिया जा सके. ये लोक अदालत टिपिकली कंसिस्ट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर एज चेयरमैन अलॉन्ग ए लॉयर एंड ए सोशल वर्कर. एक जुडिशियल ऑफिसर रहेंगे, एक लॉयर और सोशल वर्कर. दिस मल्टी डिसिप्लिनरी कंपोजिशन हेल्प इंश्योर बैलेंस डिसीजन मेकिंग. अभी जो है कोविड-19 रिलेटेड डिस्प्यूट हो गया, टेनेंट और रेंट इश्यूज हो गया, ये सब मामला चल जाता है. द कंसेप्ट ऑफ ई लोक अदालत हैज़ बीन प्रमोटेड टू हैंडल केसेस ऑनलाइन स्पेशली ड्यूरिंग पैंडमिक. ग्राम न्यायालय विथ रेफरेंस टू द ग्राम न्यायालय एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. एज पर ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली सिविल केसेस, नो क्रिमिनल केसेस. ऐसा नहीं है, क्रिमिनल केसेस भी सुन सकते हैं. The act allows local social activists as a mediators and reconciliators. सही है. ग्राम न्यायालय have the jurisdiction to hear both civil and criminal cases. They are designed to provide speedy and inexpensive justice at the grassroots level. Established under ग्राम न्यायालय Act 2008. These courts function as mobile courts. Section 27 of the Act mandates the preparation of a panel of social workers and activists as mediators for dispute resolution. These activities are appointed in consultation with district judges. The success of Gram Nyayalayas remains limited due to issue of lack of infrastructure and awareness among rural population. Some states have actively promoted mobile Gram Nyayalayas to increase judicial outreach. Mobile courts in India. The mobile courts in India is the brainchild of APJ Abdul Kalam ji. The concept of mobile courts was initiated by APJ Abdul Kalam ji to make justice accessible to rural and remote areas. The first mobile court in India was inaugurated in Mewat district in Haryana in August 2007. The idea is to take judicial services at the doorstep of the people, especially in rural areas, saving them from travel cost and time. Mobile courts address both civil and criminal cases, focusing on immediate grievance redressal. They serve as a tool of social justice and have been effective in addressing local disputes. Recently, some states have launched mobile Lok Adalat to ensure access to justice during pandemic, following the same mobile court model. ठीक है. देखते हैं कस्टडी टाइप डिफरेंशिएट बिटवीन पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी. देखिए, पुलिस कस्टडी मतलब पुलिस कस्टडी लॉकअप में रख सकती है
और जबकि जुडिशियल कस्टडी होता है कि वो प्रिजन में रहेगा, ठीक। और पुलिस कस्टडी का अगर टाइम पीरियड ख़त्म हो गया तो वो रिमांड लिया जा सकता है जुडिशियल कस्टडी के लिए। अंडरस्टैंड द राइट ऑफ द अक्यूज्ड ड्यूरिंग बोथ कस्टडी पीरियड्स। आर्टिकल 22 ग्रास्प द कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन थ्रू लोक अदालत। रिमेंबर बोथ सिविल एंड कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस लोक अदालत वो कर सकते हैं। ग्राम न्यायालय अंडरस्टैंड रूरल जस्टिस डिलीवरी, प्रोविजन ऑफ मेडिएशन बाय लोकल सोशल एक्टिविस्ट्स। मोबाइल कोर्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का वो था, विजन था। चलिए हम लोग का ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय बाय।